Okay, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start with this new session now. जैसे कि हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि we'll be talking about phasor diagrams and phase constant phi की हमने लास्ट सेशन में बात की थी, उसकी हम बात कर लेंगे. And as I told you, मैं as an example spring block system की बात कर लूँगा from grade 11. So अगर हमारे पास यहाँ पर कोई spring block system है, we have a spring and a block here. Spring का spring constant K, block of mass M. Okay, let's choose this as an x-axis, x prime. और ये equilibrium position जो block की है, वो will take that as the origin. Okay, ये हम origin लेंगे. अब अगर आप ब्लॉक को यहां पर लाएंगे और फिर छोड़ देंगे, ओके, स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी जब आप ब्लॉक को यहां पर लाएंगे, फिर जब ब्लॉक को छोड़ देंगे, वी नो कि इसकी ऑसिलेशंस फिर स्टार्ट होंगी बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग फोर्स इन्वॉल्व देयर. तो वो मैं यहां पर दिखाता हूं. सो आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया और ब्लॉक को यहां पर ला दिया. लेट्स कॉल दिस प्लस ए, और यहां पर इज द ओरिजिन, यहां पर माइनस ए होगा. जब आप इसको छोड़ देंगे, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हुई तो हमें पता है कि ये ब्लॉक जो है इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग बिटवीन प्लस ए एंड माइनस ए. इन दो पॉइंट्स के बीच में इसकी ऑसिलेशंस होंगी. लेट्स से दिस इज एट टी इक्वल टू 0. टाइम टी इक्वल 0 पे आप इसे छोड़ रहे हैं, तो टाइम टी इक्वल 0 पे ब्लॉक की पोजीशन जो है वो प्लस ए के बराबर है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे. मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे. एट टी इक्वल 0 इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लस ए. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लस ए. जरूरी नहीं है कि टी इक्वल 0 पे प्लस ए से स्टार्ट कर लें. आप जब ब्लॉक यहां पर होगा तो उसी टाइम को 0 टाइम कहेंगे, ये बात जरूरी नहीं है. सपोज ब्लॉक पहले ऑसिलेट कर रहा था और जब ब्लॉक यहां पर पहुंच गया, तब आप अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर लेंगे और तब आप 0 टाइम उसको कहेंगे जब ब्लॉक यहां पर था. या जब ब्लॉक यहां पर पहुंचेगा तब आप 0 टाइम स्टार्ट कर लेंगे. जब ब्लॉक यहां पर बीच में कहीं है तब आप 0 टाइम स्टार्ट कर लेंगे. यहां पर है तब आप टाइम स्टार्ट कर लेंगे. सो 0 टाइम कहीं पर भी हो सकता है. ये हमारी चॉइस है, हम पे डिपेंड कर रहा है. हमने चूज किया फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए, फिलहाल लेटर ऑन हम चेंज कर लेंगे इसको. फिलहाल हमने सिंपलिसिटी के लिए चूज किया ब्लॉक को एट इट्स पॉजिटिव मैक्सिमम, उसको हमने 0 टाइम कहा. अब जब हम इसे छोड़ देंगे, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग एट एनी टाइम टी सम टाइम लेटर. ये ब्लॉक जो है वापस आते आते यहां पर आ गया है. लेट्स गो, दिस इज द ओरिजिन, ये प्लस ए ही है, और ये पोजीशन जो आप ब्लॉक किए हैं, लेट्स कॉल दैट एक्स. ओके, एक्स से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको. और हमें पता है कि एक्स जो है विद टाइम चेंज होगा. वो यहां पर प्लस ए पे है, फिर डिक्रीज होगा, इट विल रीच टू 0 इक्विलिब्रियम, फिर इंक्रीज होगा ऑन द नेगेटिव साइड, फिर नेगेटिव साइड से मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, फिर वापस आएगा इक्विलिब्रियम पे, फिर वापस जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव मैक्सिमम. सो ऑसिलेशंस कंटिन्यू हो जाएंगे और ये एक्स जो होगा वो विद टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा. विद टाइम दिस एक्स चेंजेस. सो दिस इज एट टाइम टी. ओके, दिस इज एट टाइम टी. ये हमने लिया. अब इसकी पोजीशन जो है ऑसिलेट कर रही है, इसकी पोजीशन के लिए वी नो ग्रेड 11 से ही हमारे पास इक्वेशन है. वी नो x इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t. x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t. cos के बदले में साइन भी हो सकता है, बस फेज डिफरेंस का फर्क होगा. सो फिलहाल हम cos से लेंगे. x is equal a cos omega t. Remember sin भी पॉसिबिलिटी है, साइन भी पॉसिबिलिटी है. हाँ, उस टाइम एंगल यहां पर डिफरेंट होगा, बस वही एक फर्क हो जाएगा. सो x पोजीशन ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम t हमें पता है कि इज a cos omega t, और उसमें a हमें पता है कि इज द एम्पलीट्यूड, और ओमेगा t ये पूरा एंगल जो है वी कॉल दैट फेज. अगर एंगल के साथ कुछ और भी होगा, तो जैसे कि हमने कल देखा फाई हमने इंट्रोड्यूस किया था करंट में, सो अगर फाई भी है उस सब एंगल को हम फेज कहेंगे. और पर्टिकुलरली ये जो ओमेगा है वी कॉल दैट एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये पिछले सेशन में भी आया था, दिस इज एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी. टाइम का जो कोफिशिएंट होगा इस एंगल में, दैट्स एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी.
ओके, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रिलेशन क्या है विद टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, वो हमने कल देखा था. नाउ अब विल टॉक अबाउट दिस फेजर डायग्राम. ओके, विल टॉक अबाउट दिस फेजर डायग्राम. अब ये फेजर डायग्राम होती क्या है? व्हाट इज एक्चुअली दिस फेजर डायग्राम? फेजर डायग्राम में पहले देखते हैं कि हमारे पास होता क्या क्या है, फिर प्रोसेस देखेंगे कि वो इसके साथ रिलेटेड क्या है, कैसे है. पहली बात, फेजर डायग्राम में हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा. we'll have a coordinate system, x axis, y axis, origin कहीं पर होगा. और दूसरी बात, इस we'll have a phasor. phasor is simply a vector. एरो आप ड्रॉ करते हैं. ओके, एरो वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट एट origin. वेक्टर whose initial point is at the origin, और उसकी लेंथ जो है, लेंथ इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग क्वांटिटी. एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग क्वांटिटी. यहां पर तो हम ऑसिलेटिंग क्वांटिटी जो है वो ब्लॉक की पोजीशन ले रहे हैं. ये ब्लॉक की वेलोसिटी हो सकती है, ब्लॉक की एक्सेलरेशन हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कहीं ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कहीं पर करंट ऑसिलेट कर रही है तो करंट लेना पड़ेगा, कहीं पर ईएमएफ ऑसिलेट करना है तो ईएमएफ के हिसाब से होगा. सो अगर फेजर जो है, दैट इज अ वेक्टर whose initial point is at the origin, उसकी लेंथ जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी. फिर जो भी ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ईएमएफ, जो भी कुछ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी द लेंथ ऑफ द फेजर. अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा वही फेजर की लेंथ होगी. यहां पर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन ऑसिलेट कर रही है, ब्लॉक की पोजीशन ऑसिलेट कर रही है और ब्लॉक की पोजीशन का एम्पलीट्यूड जो है वो a के बराबर है, तो इसकी लेंथ जो होगी वो a के बराबर होगी. ओके, इसकी लेंथ जो होगी वो a के बराबर होगी. सो लेंथ इज इक्वल एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी. एंड ये फेजर जो है, इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक. It rotates about the origin with angular velocity. Okay, with angular velocity numerically equal to angular frequency of oscillating quantity. न्यूमेरिकली रिमेंबर कल लास्ट सेक्शन में भी हमने बात की थी कि फिजिकली ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज होती है. फिजिकली एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ऑल्दो दे अपीयर सेम, मैथमेटिकली दे अपीयर सेम, लेकिन फिजिकली दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज. सो न्यूमेरिकली इक्वल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो ये फेजर रोटेट कर लेगा विद एन एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो यहां पर है. अब ये हमें देगा क्या? अब अगर हम इनिशियल कंडीशंस को प्रॉपर्ली सेट कर लेंगे. ओके, इनिशियल कंडीशंस को प्रॉपर्ली सेट करना इज द कंडीशन. ओके, इज द कंडीशन. तो देगा क्या हमें ये? इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा या कभी कभी वाई कंपोनेंट, वो डिपेंड कर लेगा आपने यहां पर कॉस फंक्शन लिया है कि साइन फंक्शन लिया है. ये जो ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है उसकी इक्वेशन में कॉस इन्वॉल्व है कि साइन इन्वॉल्व है, उस पर डिपेंड कर लेगा कि हमें कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट या फिर वाई कंपोनेंट एट एनी टाइम t gives the value of oscillating quantity, gives the value of oscillating quantity at that time, gives the value of oscillating quantity at that time. So कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए आपके पास, उसमें फेजर होगा. फेजर इज सिंपली अ वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे होगा.
जिसकी लेंथ जो होगी वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगी, ऑसिलेटिंग क्वांटिटी के एम्पलीट्यूड के बराबर होगी, और जिसके एंगल ऑफ वेलोसिटी वो रोटेट कर लेगा विद यूनिफॉर्म एंगल ऑफ वेलोसिटी जो न्यूमेरिकली होगी इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फिर जाके इसका एक्स कंपोनेंट या फिर वाई कंपोनेंट डिपेंड कर लेगा कि आपने वहां पर इक्वेशन में साइन लिया है कि कॉस लिया है, उस पर डिपेंड कर लेगा। उसका एक्स कंपोनेंट या फिर वाई कंपोनेंट एट एनी टाइम गिव्स द वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी एट दैट टाइम। सो हमारे लिए वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी इज एक्स सिंपली। सो इस फेजर डायग्राम से हमें क्या मिलेगा, उसका एक्स कंपोनेंट विद दिस ऑल दीज थिंग्स टेकन केयर ऑफ, इनिशियल कंडीशंस टेकन केयर ऑफ, हमारा एक्स कंपोनेंट या फिर वाई कंपोनेंट जो होगा वो आपका एक्स का वैल्यू देगा। ओके, वो आपका एक्स का वैल्यू देगा। चलिए, these things are to be taken care of in this phasor diagram. Now मैं phasor diagram को ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए, मैं इस सिचुएशन के लिए फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर लूंगा जहां पर t इक्वल 0 पे ब्लॉक की पोजीशन जो है वो प्लस a के बराबर है, एंड एट एनी टाइम t पोजीशन जो है वो x के बराबर है, जो इक्वेशन के हिसाब से इसके बराबर है a cos ऑफ ओमेगा t। अब फेजर डायग्राम में हमने बात की कि हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, x x प्राइम y y प्राइम, y एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। ओके, दिस इज द ओरिजिन। अब हमारे पास फेजर होगा, फेजर का इनिशियल पॉइंट जो है वो यहां पर होगा, ओरिजिन पे होगा, और फेजर इज सिंपली अ वेक्टर, सिंपली एन एरो, जिसकी लेंथ जो होगी वो a के बराबर होगी, एम्पलीट्यूड के बराबर होगी, विद प्रॉपर इनिशियल कंडीशंस। मैं यहां पर प्रॉपर इनिशियल कंडीशंस फॉर ग्रांटेड लूंगा फॉर ए व्हाइल, विल कम टू नो अबाउट दैट इन ए व्हाइल। सो मैं इनिशियल कंडीशंस ले रहा हूं, कंसीडर करके फेजर को ड्रॉ कर रहा हूं। नोट कर ले, मैंने फेजर को ड्रॉ किया अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इसकी लेंथ जो है वो a के बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर है। दिस इज एट t इक्वल टू 0। ओके, t इक्वल, और रिमेंबर ये स्टैटिक नहीं है, इट्स रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। दिस इज एट 0 टाइम। ओके, दिस इज एट 0 टाइम। अब यहां पर मुझे बताइए, हम x कंपोनेंट लेंगे क्योंकि cos इन्वॉल्व है, sin इन्वॉल्व होगा तो y कंपोनेंट लेंगे, हम x कंपोनेंट लेंगे, cos इज इन्वॉल्व। x कंपोनेंट इसका किसके बराबर होगा? ना वेक्टर से आपको पता होना चाहिए कि इफ अ वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस इट विल ओनली हैव x कंपोनेंट इक्वल टू इटसेल्फ। तो इसका कंपोनेंट इसी के बराबर है, इसका x कंपोनेंट इसी के बराबर है, और x कंपोनेंट हमें पता है गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी व्हिच इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस एग्जांपल। ओके, सो इसका x कंपोनेंट आपको x देगा, और इसका x कंपोनेंट अगर इसी के बराबर है, दैट मींस एट 0 टाइम x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल, x कंपोनेंट a के बराबर है, दैट मींस पोजीशन जो है वो a के बराबर है, क्योंकि पोजीशन ही ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है, और इसका x कंपोनेंट आपको पोजीशन ही देगा, जो भी ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है उसका वैल्यू देगा। यहां पर x है, सो x इज इक्वल टू a एट t इक्वल टू 0। ना यहां से वो हमने सेट किया था, जब ब्लॉक यहां पर a पे है, प्लस a पे है, तो उसको हमने 0 टाइम कहा था। सो वी नो फ्रॉम दिस डायग्राम दैट x इज इक्वल टू प्लस a एट 0 टाइम, एट 0 टाइम। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली प्लस a है, प्लस वैसे एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो x इज इक्वल टू a। अब अगर हम कभी लेटर टाइम की बात कर लेंगे, अब विद टाइम ये तो रोटेट होना है। ओके, विद टाइम ये रोटेट होना है, तो रोटेट होके लेट सपोज कुछ देर के बाद ये यहां पर एट टाइम t, और कितना घूमा है ये, इट हैज रोटेटेड बाय दिस एंगल। और पिछले सेशन में भी हमने देखा है, सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एंगुलर डिस्टेंस है ये, angle through which it rotates is equal to angular velocity which is omega into t into time. So ये angle जो है वो omega into t के बराबर है। Simply distance is equal to velocity into time. Angular distance is equal to angular velocity into time. So omega t is the angle.
सो ये तो टाइम टी की बात होगी, और टाइम टी पे भी ये कंटिन्यू रोटेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है विद एन एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा, ये रुका हुआ नहीं है वहां पर। सो दिस इज जस्ट अ स्नैपशॉट जो हमने वहां पर लिया है एट टाइम टी। अब एक्स कंपोनेंट हमें पता है कि एक्स कंपोनेंट इज द की, एक्स कंपोनेंट ही आपका एक्स का वैल्यू देगा। एक्स कंपोनेंट इसका दिस इज इट्स एक्स कंपोनेंट, और वह x के बराबर है। रिमेंबर x कंपोनेंट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी, और यहां पर ऑसिलेटिंग क्वांटिटी जो है वो x हमने कंसीडर की है, तो इसका x कंपोनेंट जो है वो आपको x देगा एट टाइम t ऑब्वियसली। रिमेंबर इसकी लेंथ जो है वो a के बराबर है। अब ये x जो है, x कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर है? x कंपोनेंट विच इज इक्वल टू x। अब a इज मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा t विद x एक्सिस, तो इसका एक कंपोनेंट होगा a cos ओमेगा t और दूसरा कंपोनेंट होगा a sin ओमेगा t। अब x एक्सिस वाला कंपोनेंट हमें लेना है, और x एक्सिस के साथ ही एंगल है, तो x कंपोनेंट जो होगा वो होगा इन टर्म्स ऑफ cos। सो ये होगा a cos ऑफ ओमेगा t, a cos ऑफ ओमेगा t। ओके, सरप्राइज, this a cos of omega t is same as a cos omega t here, is exactly the same thing। So इसका x कम, और हमने किसी खास टाइम की बात नहीं की, this is at any time t, कोई रैंडमली भी कोई हमने टाइम ले लिया, at any time t x is equal a cos omega t, which is the value of the oscillating quantity x, जो हमें पहले ही पता है। तो इसका x कंपोनेंट जो है वो आपको ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का वैल्यू दे रहा है, x is equal a cos omega t, x is, और ये हर किसी टाइम पे ऐसा ही होगा, हर किसी टाइम पे ऐसा ही होगा। So x component gives us the value of the oscillating quantity, gives us the value of the oscillating quantity। अब जरा इनको थोड़ा सा रिलेट करते हैं, डायग्राम के साथ रिलेट करते हैं फेजर डायग्राम को। मैं यहां पर अब इस फेजर डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर लूंगा। y axis, x axis, x prime, y प्राइम। आपका फेजर जो है वो टाइम t इक्वल 0 पे यहां पर था, लेंथ a के बराबर, दिस वाज एट t इक्वल 0, एट t इक्वल 0। अब देखते हैं जरा x कंपोनेंट, वो तो a ही के बराबर होगा बिकॉज वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस। यहां से पोजीशन जो है वो a के बराबर है, ब्लॉक इज एट इट्स पॉजिटिव मैक्सिमम। Now when it rotates, counterclockwise rotate कर लेगा, that's the convention we will take, counterclockwise rotate कर लेगा। When it rotates counterclockwise, it enters into the first quadrant, okay, first quadrant। अब first quadrant में देखते हैं कि x component का क्या होगा, और exactly वही होना चाहिए to x, क्योंकि x component x के ही बराबर है। So whatever is happening to x component, that is happening to x। So कुछ देर के बाद फेजर यहां पर होगा, कुछ देर के बाद फेजर यहां पर होगा, और कुछ देर के बाद फेजर यहां पर होगा। जब फेजर यहां पर है तो x कंपोनेंट जो है वो यहां तक होगा, जब फेजर यहां पर है तो x कंपोनेंट यहां तक होगा, और जब फेजर यहां पर है x कंपोनेंट 0 के बराबर है। सो व्हाट इज हैपनिंग टू x कंपोनेंट? x कंपोनेंट टू बिगिन विद एट t इक्वल 0 यहां तक था बराबर, पॉजिटिव मैक्सिमम। अब यहां तक है तो पॉजिटिव तो है लेकिन कम हुआ है, अब यहां पर है, अब स्टिल पॉजिटिव तो है लेकिन और कम हुआ है, और कम होते होते 0 बन गया है। सो व्हेन दिस फेजर गोज थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, x कंपोनेंट पहली बात पॉजिटिव है, हर बार पॉजिटिव है, चाहे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, हर बार x पॉजिटिव है, x कंपोनेंट पॉजिटिव है। और दूसरी बात, व्हाट इज हैपनिंग टू दैट x कंपोनेंट, वो डिक्रीज हो रहा है, ओके, डिक्रीज हो रहा है। सो x कंपोनेंट एक तो पॉजिटिव है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ब्लॉक का क्या होगा जब आप उसे यहां पर रिलीज कर लेंगे? जब आप ब्लॉक को यहां पर रिलीज कर लेंगे वो यहां आएगा, तो व्हाट विल हैपन टू इट्स पोजीशन?
इसकी पोजीशन यहां पर प्लस ए, सपोज +5 के बराबर थी, अब फिर जाके यहां पर आएगा तो +4 बन जाएगा, फिर जाके यहां पर आएगा तो +3 बन जाएगा, फिर जाके यहां पर आएगा तो +2 बन जाएगा, फिर यहां पर आएगा तो +1 बन जाएगा, फिर यहां पर आएगा तो 0 बन जाएगा. सो व्हाट्स हैपनिंग टू वैल्यू ऑफ x, व्हाट्स हैपनिंग टू पोजीशन, इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग एंड बिकमिंग 0. मैक्सिमम से ये डिक्रीज होते होते 0 बन रहा है, लेकिन हर बार पॉजिटिव है, +5 +4 +3 +2 +1 और 0. It's continuously decreasing on the positive side. Position is continuously decreasing on the positive side. And that's exactly what's happening to x component here. X component जो है वो continuously decrease हो रहा है, लेकिन positive direction में, positive side में. Okay? So first quadrant के through जब भी phasor जाएगा, ये काफी useful बात होगी, first quadrant के through जब भी phasor जाएगा, x component positive होगा और decrease होगा with time. अब जाके यहां पर फेजर अब एंटर होगा इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट. ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में जरा देखते हैं क्या होगा. रिमेंबर यहां पर x कंपोनेंट 0 के बराबर है, तो ब्लॉक जो है वो यहां पर आ गया है 0 पोजीशन पे. अब उसके बाद कुछ देर के बाद फेजर यहां पर होगा, कुछ देर के बाद फेजर यहां पर होगा और कुछ देर के बाद फेजर जो है वो यहां पर होगा. जब फेजर यहां पर है तो x कंपोनेंट जो है वो यहां है. रिमेंबर ये 0 था, अब इंक्रीज हुआ है, लेकिन कहां इंक्रीज हुआ, नेगेटिव साइड से इंक्रीज हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ. कुछ देर के बाद यहां पर है तो x कंपोनेंट यहां तक है, सो फर्दर इंक्रीज हुआ, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ है. और कुछ देर के बाद एग्जैक्टली बराबर यहां तक है, तो इंक्रीज फिर से हुआ है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ है. सो व्हेन दिस x फेजर गोज थ्रू द सेकंड क्वाड्रेंट के थ्रू जब ये जा रहा है, तो व्हाट्स हैपनिंग टू x कंपोनेंट, इट इज इंक्रीजिंग बट इज नेगेटिव. वैल्यू वाइज इज इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड वाइज इज इंक्रीजिंग, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में. सो x कंपोनेंट का क्या हो रहा है यहां पर, इट इज नेगेटिव, पहली बात. और वैल्यू का क्या हो रहा है, वैल्यू इज इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग ऑन द नेगेटिव साइड. ओके, व्हाट्स हैपनिंग देयर. फेजर जब यहां पर था x कंपोनेंट वाज 0, ब्लॉक यहां पर था 0 पोजीशन पे, यहां से आ रहा था, यहां से आ रहा था. अब ये 0 पोजीशन को क्रॉस करके ओवरशूट होके यहां जाएगा. सो व्हाट विल हैपन टू पोजीशन, 0 पोजीशन -1 बन जाएगा, -2 बन जाएगा, -3 बन जाएगा, -4 बन जाएगा, -5 बन जाएगा. सो पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5 6 5 तक, लेकिन नेगेटिव साइड में. Okay, negative side में -1 -2 -3 -4 -5. That's exactly what's happening to x component here. Exactly what's happening to x component. वो increase हो रहा है, लेकिन on negative side, negative direction में. और यहां पर जब फेजर है along negative direction of x axis, along negative direction of x axis, x component is maximum on the negative side. तो पोजीशन जो है that is maximum on the negative side. So ब्लॉक जो है वो यहां पर होगा -a पे, -a पे. सो अभी यहां से यहां तक क्या हुआ, यहां से यहां तक क्या हुआ, वी स्टार्टेड विद पॉजिटिव मैक्सिमम, x कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम, पोजीशन पॉजिटिव मैक्सिमम. x कंपोनेंट डिक्रीज हुआ ऑन द पॉजिटिव साइड, पोजीशन ब्लॉक की डिक्रीज हुई ऑन द पॉजिटिव साइड. x कंपोनेंट यहां पर आके 0 बन गया, ब्लॉक की पोजीशन 0 बन गई. x कंपोनेंट इंक्रीज हुआ ऑन द नेगेटिव साइड, पोजीशन ब्लॉक की इंक्रीज होगी ऑन द नेगेटिव साइड. x कंपोनेंट मैक्सिमम बन गया ऑन द नेगेटिव साइड, पोजीशन ब्लॉक की मैक्सिमम बन गई ऑन द नेगेटिव साइड. और एक इंटरेस्टिंग बात नोट कर लें, फेजर की हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गई. ओके, फेजर की हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गई और यहां से ब्लॉक की हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई. रिमेंबर अब ब्लॉक जो है वो यहां पर है, यहां पर अब ब्लॉक है. सो ऑसिलेशन क्या है, यहां से यहां फिर वापस यहां पर, एक कंप्लीट साइकिल इज द ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन. सो ब्लॉक जब यहां पर वापस आएगा दैट इज वन ऑसिलेशन. सो यहां तक आधी ऑसिलेशन हो गई है. अब दूसरी आधी जो होगी वो यहां से यहां तक होगी. सो यहां से हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गई, यहां से हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई. ओके, या फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1/4 ऑफ द रोटेशन. इसको अगर आप फुल रोटेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यहां से यहां तक 1/4 ऑफ द रोटेशन, उस टाइम ब्लॉक की 1/4 ऑफ ऑसिलेशन हुई थी यहां से यहां तक. फिर यहां से यहां तक दूसरा 1/4 रोटेशन,
यहां पर 1/4 ऑसिलेशन, यहां से यहां तक। अब जरा यहां पर देखते हैं क्या होगा। रिमेंबर फेजर जो है दैट कंटिन्यूज टू रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज। अब फेजर थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कभी यहां पर होगा, फिर कभी यहां पर होगा, फिर फाइनली यहां पर होगा। एंड व्हाट्स हैपनिंग टू एक्स कंपोनेंट? रिमेंबर मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम से शुरुआत हुई थी, मैक्सिमम नेगेटिव। यहां पर जब फेजर है तो एक्स कंपोनेंट यहां तक है, सो डिक्रीज हुआ है। यहां तक था, अब यहां पर है, डिक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी नेगेटिव है, अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में। जब फेजर यहां पर है तो एक्स कंपोनेंट यहां पर है, सो डिक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन में। और जब फेजर यहां पर है अलोंग वाई एक्सिस तो एक्स कंपोनेंट 0 के बराबर है। तो एक्स कंपोनेंट का क्या हुआ? दैट डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। सो एक्स कंपोनेंट अभी भी नेगेटिव है, एंड व्हाट्स हैपनिंग टू इट्स वैल्यू, व्हाट्स हैपनिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड, वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, डिक्रीज हो रहा है। और कहां से कहां डिक्रीज हुआ? फ्रॉम नेगेटिव मैक्सिमम टू 0। ओके, फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, लेकिन नेगेटिव साइड में। यहां देखते हैं यहां क्या हुआ ब्लॉक का। रिमेंबर ब्लॉक यहां पर था, जब फेजर यहां पर है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ब्लॉक जो है वो यहां पर है। अब ब्लॉक नेगेटिव मैक्सिमम पे है, तो वापस आना है ब्लॉक को, वापस आना है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, फिर आगे जाके वहां जाएगा। जब ये वापस आएगा तो व्हाट विल हैपन टू द पोजीशन? यहां पर पोजीशन -5 थी, यहां पर अब वापस आके -4 बन जाएगी, -3, -2, -1 एंड 0। सो पोजीशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, 5, 4, 3, 2, 1, 0, लेकिन नेगेटिव साइड में। So position is decreasing on the negative side. यहां पर आपने देखा x component is decreasing but on the negative direction, on the negative side. So जब फेजर अब यहां पर है along negative direction of y axis, x component 0 के बराबर है, तो ब्लॉक जो है वो यहां पर है origin पे, equilibrium पे। अब फेजर जो है that will enter into the fourth quadrant. Okay, फेजर enters into the fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ देर के बाद ये यहां पर होगा, कुछ देर के बाद ये यहां पर होगा, और कुछ देर के बाद ये यहां पर होगा। यहां से हमने शुरुआत की, यहां पर x कंपोनेंट 0। अब x कंपोनेंट का क्या हुआ है? यहां तक है, तो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 0 टू सम वैल्यू, पॉजिटिव साइड से इंक्रीज हुआ है। यहां पर जब फेजर है तो x कंपोनेंट यहां पर है, तो फर्दर इंक्रीज हुआ ऑन द पॉजिटिव साइड। जब फेजर यहां पर होगा तो एक्स कंपोनेंट यहां तक मैक्सिमम, सो यहां पर एक्स कंपोनेंट 0 था, जब ये रोटेट हो रहा है तो एक्स कंपोनेंट इंक्रीज हुआ, और जब फेजर अलोंग एक्स एक्सिस है तो एक्स कंपोनेंट वापस मैक्सिमम बन गया और पॉजिटिव साइड में। सो एक्स कंपोनेंट का क्या हो रहा है यहां पर? एक्स कंपोनेंट इज इंक्रीजिंग एंड इज पॉजिटिव साइड से इंक्रीज हो रहा है। एंड व्हाट्स हैपनिंग टू ब्लॉक्स पोजीशन हियर? रिमेंबर ब्लॉक जो है वो यहां पर था, इक्विलिब्रियम पे, यहां से आ रहा था, अब ओवरशूट होके वहां जाएगा। अब 0 +1 +2 +3 +4 +5, सो पोजीशन फिर से इंक्रीज हो रही है, लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहां पर भी इंक्रीज हो रहा है एक्स कंपोनेंट ऑन द पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव डायरेक्शन। सो जब फेजर होगा अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके, इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिएगा, जब फेजर होगा अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स कंपोनेंट इज मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग क्वांटिटी इज मैक्सिमम। ओके, यहां पर पोजीशन है तो पोजीशन इज मैक्सिमम। जब फेजर जाएगा थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स कंपोनेंट जो है दैट विल डिक्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड, पोजीशन विल डिक्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड, यहां से आएगा, पोजीशन विल डिक्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड व्हेन फेजर इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो इंपॉर्टेंट बातें, पहली बात एक्स कंपोनेंट इज पॉजिटिव, दूसरी बात इट इज डिक्रीजिंग, so position is positive and is decreasing, meaning it's moving leftward, meaning it's moving towards the equilibrium. जब फेजर होगा along positive direction of y axis, x component is 0, so position is 0, so यहां से आ रहा था, so leftward move कर रहा है। फिर जब फेजर जा रहा है into the second quadrant में x component increase हो रहा है on the negative side, यहां से position increase हो रही है on the negative side, meaning leftward move कर रहा है। यहां पर आके when it reaches to negative x axis,
एक्स कंपोनेंट मैक्सिमम नेगेटिव बन जाता है, तो पोजीशन मैक्सिमम नेगेटिव बन जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है ऑन द नेगेटिव साइड, सो पोजीशन डिक्रीज होगी ऑन द नेगेटिव साइड। नाउ इट इज मूविंग राइटवर्ड, ओके, नेगेटिव साइड में है लेकिन डिक्रीज हो रहा है, सो इट्स मूविंग राइटवर्ड। यहां पर जब होगा नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो एक्स कंपोनेंट जीरो के बराबर है, पोजीशन जीरो के बराबर है। जब ये जाएगा इनटू दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो एक्स कंपोनेंट विल इंक्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड, तो यहां से एक्स पोजीशन जो है दैट विल इंक्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड, दैट विल इंक्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड। और यहां पर वापस तो मैक्सिमम पे वापस। ए कंप्लीट रोटेशन, ए कंप्लीट ऑसिलेशन, a complete oscillation. First quadrant में x component is positive and is decreasing, so position will be positive and is decreasing, meaning moving leftward. Second quadrant में x component is negative and is increasing, so position is negative and is increasing, again moving leftward. Third quadrant में x component is decreasing and negative, so negative है लेकिन decrease हो रहा है, so it's moving rightward now towards the equilibrium. और फोर्थ क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट इज पॉजिटिव एंड इज इंक्रीजिंग, पोजीशन इज पॉजिटिव एंड इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहा है, सो इज मूविंग राइटवर्ड, ओके, इज मूविंग राइटवर्ड। ऐसे आप y कंपोनेंट अगर लेना होगा, अगर यहां पर साइन होगा तो y कंपोनेंट को आप देख सकते हैं कि क्या होगा, ओके। सो मैं यहां पर सिर्फ x कंपोनेंट की बात करूंगा, इन टर्म्स ऑफ कॉस हम बात करेंगे फिलहाल। Okay, so this is what how this phasor diagram is related to the oscillating quantity, So remember phasor diagram में we have a coordinate system, we have a phasor. Phasor is a vector जिसका initial point जो है वो origin पे है, जिसकी length जो है वो amplitude के बराबर है, और जो rotate कर लेगा counter clockwise by convention rotate कर लेगा, और rotate कर लेगा with an angular velocity which is numerically same as angular frequency. Numerically same as angular frequency. और इसका देगा क्या ये हमें, अगर यहां पर cos है तो इसका x component at any time t will give us the value of the oscillating quantity. यहां पर वो value oscillating quantity जो हमने चूज की थी that was x, तो it will give you the value of x. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो इसका x कंपोनेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देगा एट एनी टाइम t. अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है तो इसका x कंपोनेंट आपको वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा एट एनी टाइम t. अगर करंट ऑसिलेट कर रही है, जिसके साथ हमें डील करना है बेसिकली, अगर करंट ऑसिलेट कर रही है तो इसका x कंपोनेंट आपको करंट का वैल्यू देगा एट एनी टाइम t. अगर ईएमएफ ऑसिलेट कर रहा है तो इसका x कंपोनेंट आपको ईएमएफ का वैल्यू देगा एट एनी टाइम t. लेकिन रिमेंबर अगर आपका यहां पर साइन है तो y कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो y component will give you the value of the oscillating quantity, y component will give you the value of current, y component will give you the value of voltage या value of EMF या value of electric field अगर electric field oscillate कर रहा है, या value of magnetic field अगर magnetic field oscillate कर रहा है. So जो भी quantity oscillate कर रही है उसका value हमें मिलेगा, okay, उसका value हमें मिलेगा. Okay, now I'll talk about this phase constant now. रिमेंबर हमने एक कंडीशन अपने आप पे इंपोज की थी इस डिस्कशन में, जो भी डिस्कशन हमने अभी तक किया, हमने कंडीशन इंपोज की थी कि एट t इक्वल जीरो ब्लॉक जो है वो यहां पर है, अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, ओके, अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है. अगर जीरो टाइम पे ये वहां पर नहीं है, कहीं और है, अगर ये यहां पर कहीं 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 है, then how do we describe this? और phasor diagram का क्या होगा उस केस में? So there comes the role of this phase constant. Phase constant वहीं पर आता है. Phase constant actually initial condition जो है वो describe कर लेगा oscillating quantity की. So मैं इसको erase कर देता हूँ and we'll talk about phase constant. दो चीजें हम कर लेंगे. पहले दो एग्जांपल्स हम लेंगे और उसमें मैं आपको जीरो टाइम की पोजीशन यहीं से दूंगा, ओके, जीरो टाइम की पोजीशन यहीं से दूंगा और फिर वहां से हम डिसाइड कर लेंगे कि यहां पर क्या चेंज करनी पड़ेगी.
फिर दो और एग्जांपल्स होंगी जिसमें मैं फेज कांस्टेंट यहीं से दूंगा और हम डिसाइड कर लेंगे कि इनिशियली क्या हो रहा था। ओके, सो दो चीजें, पहले दो एग्जांपल्स हम लेंगे जहां पर इनिशियल कंडीशन मैं यहीं से दूंगा और वहां से हमें फेज कांस्टेंट के बारे में पता चल जाएगा और इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि क्या होगा, इक्वेशन को हम देख लेंगे। और फिर जाके दो और एग्जांपल्स में हम फेज कांस्टेंट यहीं से देंगे और फिर देखेंगे कि इनिशियली क्या हो रहा था, जो बेसिकली फेज कांस्टेंट का पर्पस है। ओके, फेज कांस्टेंट डिस्क्राइब्स द इनिशियल कंडीशंस, वो हम देखते हैं। लेट्स सपोज एट t equal to 0, at t equal to 0, x जो है that's equal to a plus a divided by root 2. Okay, plus a divided by root 2. Plus a divided by root 2 का मतलब है 0.707a पॉजिटिव 707a। सो अगर if this is plus a, this is origin, ये पोजीशन x है इक्वल टू a डिवाइडेड बाय रूट 2 और पॉजिटिव साइड से, ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड से मैंने दिखाया है, दिस इज माइनस a। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये लेफ्टवर्ड मूव कर रहा होगा या फिर ये राइटवर्ड मूव कर रहा होगा। लेट मी चूज लेफ्टवर्ड। Okay, it's moving leftward. So this is at t equal to 0. So क्या कंडीशन है at t equal to 0? Initial conditions क्या है? Initially block is at a divided by root 2. Now I've taken this crazy value for a purpose. Divided by root 2 sounds crazy. I'm taking it for a purpose. Okay, it will make our life easier in a little while. So x is equal a divided by root 2. X is equal a divided by root 2. दिस इज द पोजिशन। कब है ये पोजिशन? एट टी इक्वल टू 0। और ब्लॉक कहां जा रहा है टी इक्वल टू 0? इज इट गोइंग टुवर्ड्स प्लस ए और टुवर्ड्स 0? इज इट गोइंग राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड? वो मैं एरो से दिखा रहा हूं कि इट्स गोइंग लेफ्टवर्ड। इट्स गोइंग लेफ्टवर्ड। अब बिफोर आई राइट डाउन द इक्वेशन कि इक्वेशन क्या होगी इस ऑसिलेशन के लिए, सम मॉडिफिकेशन नीड्स टू बी डन। ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड तो सेम है तो यहां पर कोई चेंज नहीं होगी, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी तो सेम है तो वहां पर कोई चेंज नहीं होगी। रिमेंबर एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेड 11 से अगर आपको याद हो इज अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m। सो ना ही आपने स्प्रिंग को चेंज किया ना ही आपने ब्लॉक को चेंज किया। सो एंगल ऑफ वेलोसिटी, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज सेम, सिर्फ इनिशियल कंडीशन चेंज हो रही है तो उसके वजह से जो माइनर चेंज वहां पर इक्वेशन में होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चेंज वो हम देख लेंगे। पहले मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये फेजर डायग्राम मैंने ड्रॉ की। फेजर डायग्राम में मैं फेजर ड्रॉ करना चाहता हूं एट t इक्वल 0। t इक्वल 0 पे मैं फेजर ड्रॉ करना चाहता हूं। अब याद करें x कंपोनेंट ऑफ द फेजर, ओके, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस, सो x कंपोनेंट ऑफ द फेजर विल गिव द वैल्यू ऑफ द ऑसिलेटिंग क्वांटिटी। अगर हम जीरो टाइम की बात कर रहे हैं तो जीरो टाइम पे x कंपोनेंट जो फेजर का होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय रूट 2, क्योंकि पोजीशन a डिवाइडेड बाय रूट 2 के बराबर है। ओके, पोजीशन a डिवाइडेड बाय रूट 2 के बराबर है। सो फेजर कहां पर होना चाहिए? ओके, फेजर कहां पर होना चाहिए? दूसरी बात कि ब्लॉक जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, तो इसकी पोजीशन डिक्रीज हो रही है विद टाइम। यहां पर, इसके बाद यहां पर आएगा, इसके बाद यहां पर आएगा, इसके बाद यहां पर आएगा, पोजीशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ना डिक्रीजिंग विद टाइम, तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए इससे कि पोजीशन डिक्रीज हो रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। किस क्वाड्रेंट में ऐसा होता है कि पोजीशन डिक्रीजेस ऑन द पॉजिटिव साइड? इट हैपेंस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होता है कि एक्स कंपोनेंट डिक्रीज होता है ऑन द पॉजिटिव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो फेजर हमारा t इक्वल 0 पे इट मस्ट बी समवेयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो पहला कंक्लूजन तो आ गया, इट मस्ट बी समवेयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां पर होना चाहिए? इट मस्ट बी एट अ पोजीशन सच दैट उसका x कंपोनेंट जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय रूट 2। ओके, दैट मस्ट बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय रूट 2। a डिवाइडेड बाय रूट 2 कब होगा?
Remember 1 by root 2. 1 by root 2. Cos of 45 is 1 by root 2. Okay, cos of 45 is equal to 1 by root 2. So phasor must be here at an angle of, जिसको हम phi से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और वो phi जो है वो 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए. So phi is equal to 45 degrees, या फिर अगर रेडियंस में लिखेंगे तो pi divided by 4 रेडियंस. अब रिमेंबर इसकी लेंथ जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है, a के बराबर है. और हमें पता है कि it rotates with an angular velocity equal to angular frequency ओमेगा. तो अब इसका x कंपोनेंट जो है वो किसके बराबर है? ये इसका x कंपोनेंट हुआ. किसके बराबर? x is equal, x कंपोनेंट ही आपका x है. x is equal to a cos 45 degrees, पॉजिटिव डायरेक्शन में है. और cos 45 डिग्रीज हमें पता है is 1 by root 2, so a divided by root 2. तो वही आ गया. Now some of you may say कि अगर ये फेजर जो है वो यहां पर होता 45 डिग्री पे, ये भी 45 डिग्री पे, तो x कंपोनेंट तो तब भी यही आता a divided by root 2. लेकिन किस क्वाड्रेंट में है ये? Is in the fourth quadrant. And what happens to x component in the fourth quadrant? Fourth quadrant में x component increases. Okay? Fourth quadrant में x component increases on the positive side. वो तब होता है जब पोजीशन इंक्रीज होती. That means अगर ब्लॉक राइटवर्ड मूव कर लेता, तब यहां पर फेजर होता. लेकिन ब्लॉक जो है वो लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो एक्स कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज होना चाहिए. और डिक्रीज कब होता है? जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. ओके, सो अगर सिर्फ इतना दिया होता है कि पोजीशन इज a डिवाइड बाय रूट 2, ये नहीं कहा गया होता है कि ये राइटवर्ड मूव कर रहा है कि लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, तब दो पॉसिबिलिटीज थी. तब या तो यहां पर होता या फिर यहां पर होता. लेकिन ये कहा गया है, एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि इज मूविंग लेफ्टवर्ड, तो इट मस्ट बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. लेफ्टवर्ड मूव करने का मतलब पोजीशन डिक्रीज हो रही है और एक्स कंपोनेंट डिक्रीज होना चाहिए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. ओके, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है. सो हमारी इक्वेशन जो है एट t इक्वल 0 वो बननी चाहिए x इज इक्वल टू a cos ऑफ पाई बाय 4. मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, बस cos को ऐसे रख रहा हूं. cos ऑफ पाई बाय 4. पाई बाय 4 इज 45 डिग्रीज. ये है. अब जाके जब ये रोटेट कर लेगा विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद फेजर जो होगा दैट विल बी समवेयर हियर. लेंथ a के बराबर, रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज. ओके, अब एंगल क्या होगा? रिमेंबर यहां से शुरुआत की है, 0 टाइम पे यहां पर था, तो ये एंगल जो है दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यहां से यहां रोटेट हुआ, यहां से यहां नहीं, यहां से यहां रोटेट हुआ है, तो ये एंगल जो होगा वो होगा ओमेगा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन. ओके, यहां से यहां तक. ओके, यहां से यहां तक, दिस इज एट एनी टाइम टी. ओके, सो 0 टाइम पे यहां पर है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज या पाई बाय 4, एंड एट एनी टाइम टी वो यहां पर है, ये एंगल ओमेगा टी है और ये एंगल फाई के बराबर है. मैं इसको यहां पर रीड्रॉ अप कर लूंगा. अब हमारा फेजर जो है वो यहां पर कहीं है, जिसकी लेंथ जो है वो a के बराबर है और जो रोटेट कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा. बताइए मुझे इसका x एक्सिस के साथ एंगल किसके बराबर है? x एक्सिस के साथ, यानी कि ये सारा एंगल यहां से यहां तक फाई और यहां से यहां तक ओमेगा टी. सो ओमेगा टी प्लस फाई टोटल एंगल है. सो दिस एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई. ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई जो है वो पाई बाय 4 के बराबर है. सो लेट मी राइट पाई बाय 4. अब एक्स कंपोनेंट,
Remember, x component gives you the value of the oscillating quantity at any time t. So x component will give you x at any time t. At any time, और वही हमारी इक्वेशन होगी, x at any time t as a function of time, वही हमारी इक्वेशन होगी। और इसका x कंपोनेंट जो होगा वो अब यहां तक है और किसके बराबर होगा, x एक्सिस के साथ एंगल है, तो x कंपोनेंट होगा इन टर्म्स ऑफ cos, इसकी लेंथ a, cos ऑफ क्या है एंगल, ओमेगा t प्लस पाई बाई 4, ओमेगा t प्लस पाई बाई 4। So x is equal a cos omega t plus pi by 4, a cos omega t plus pi by 4, and that's our equation. So at any time t, x जो होगा that's equal to a cos omega t plus pi by 4. So pi by 4 का क्या काम है? पाई बाय 4 सिंपली आपको इनिशियल कंडीशन डिस्क्राइब कर रहा है। पाई बाय 4 सिंपली आपको कह रहा है कि इनिशियली ब्लॉक जो है दैट वाज एट a डिवाइडेड बाय रूट एंड मूविंग लेफ्टवर्ड। दो चीजें आपको बता रहा है पाई बाय 4, दो चीजों के साथ ये वहां पर रेजोनेंस दिखा रहा है, मैच हो रहा है। एक बात की पोजीशन क्या है, यानी कि ब्लॉक कहां पर है, ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, और दूसरी बात कि उसका हो क्या रहा है, इज दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, is that increasing on the positive side or increasing on the negative side, is that decreasing on the positive side or increasing on the negative side। दोनों चीजें कह रहा है, एक तो वैल्यू के साथ रिलेटेड है और उस वैल्यू का क्या हो रहा है विद टाइम उसके साथ भी रिलेटेड है, ओके, उसके साथ भी रिलेटेड है। तो इस सिचुएशन के लिए जहां पर ब्लॉक जो है जीरो टाइम पे यहां पर है, a डिवाइडेड बाय रूट 2 पे है एंड इज मूविंग लेफ्टवर्ड, उसके लिए इक्वेशन बन जाएगी a cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 4। a सेम रहा, had to remain same क्योंकि a तो हमने चेंज ही नहीं किया, एम्पलीट्यूड तो वही है। ओमेगा सेम रहा, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम रही, had to remain same क्योंकि ना ही आपने स्प्रिंग को चेंज किया ना ही आपने ब्लॉक को चेंज किया, आपने तो कुछ नहीं किया। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को तो ये नहीं पता है कि आपने जीरो टाइम किसको लिया है, आपने अपनी स्टॉप वॉच कहां पर स्टार्ट की थी। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आप यहां पर जीरो टाइम स्टार्ट कर ले, यहां पर कर ले, यहां पर कर ले, स्प्रिंग ब्लॉक का क्या उसके साथ। तो दैट इज ना ही उसके वजह से ओमेगा चेंज होगा ना ही उसके वजह से ए चेंज होगा। सो इनिशियल कंडीशंस को डिस्क्राइब करने के लिए वी हैव दिस पाई बाय 4। सो इनिशियल कंडीशन जो थी कि इनिशियली ब्लॉक इज मूविंग लेफ्टवर्ड एंड इज एट a डिवाइडेड बाय रूट 2, वो इक्वेशन में फुलफिल हो रही है बाय दिस पाई बाय 2, पाई बाय 4, 45 डिग्रीज जो वहां पर है। इज दैट फाइन? ओके, अब और एक एग्जांपल हम लेंगे जहां पर हम ब्लॉक को कंसीडर कर लेंगे। सो मैं इसको रब कर लूंगा। पैटर्न जो है वो इक्वेशन का देखें, पैटर्न इक्वेशन का देखें। इन जनरल हम लास्ट में लिखेंगे ओमेगा टी प्लस फाई या साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। सो पैटर्न इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको अब रब कर लूंगा। Okay, let's suppose at t equal to 0 पोजीशन जो है वो माइनस a बाय रूट 2 के बराबर है। ओके, माइनस a डिवाइड बाय रूट 2, रूट 2 क्रेजी वैल्यू आई नो, बट इट मेड आवर लाइफ इजियर। 45 डिग्री पे आ रहा था। x is equal to minus a divided by root 2 and is moving, say, let's continue leftward, and moving leftward. Moving leftward. So block जो है is somewhere here. स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होगी। यहां पर ब्लॉक है एट x इक्वल माइनस a डिवाइडेड बाय रूट 2। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है या फिर राइटवर्ड मूव कर रहा है। हमने लेफ्टवर्ड लिया है, इट्स मूविंग लेफ्टवर्ड। ओके, इट्स मूविंग लेफ्टवर्ड। सो फिर से हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को कैसे चेंज करना होगा, इस इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगी। अगेन विल स्टार्ट विद फेजर डायग्राम। ओके, एग्जैक्टली सेम चीज जो हमने इससे पहले की थी।
I'll draw this phasor diagram. Phasor diagram मैंने ड्रॉ की. अब फेजर कहां पर होगा? एट t इक्वल 0. ओके, 0 टाइम पे फेजर कहां पर होगा? x is नेगेटिव, पहली बात. So x component must be negative. x component नेगेटिव होगा कब? या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में. सो पहली बात हमें पता चल गई थी, फेजर जो है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. फर्स्ट और फोर्थ जो है वो रिजेक्ट हो गए, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में. और उसके बाद अब सेकंड और थर्ड में से किस में लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है. दैट मींस एक्स पोजीशन जो है वो इंक्रीज हो रही है ऑन द नेगेटिव साइड. सो एक्स कंपोनेंट मस्ट इंक्रीज ऑन द नेगेटिव साइड. सो नेगेटिव है और नेगेटिव साइड से इंक्रीज होना चाहिए. दैट हैपेंस इन द सेकंड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो है लेकिन वो डिक्रीज होता है, उसका वैल्यू डिक्रीज होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने के साथ साथ वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाता है. सो इट मस्ट बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट. और सेकंड क्वाड्रेंट में कहां पर होना चाहिए? सच दैट ये जो है x मस्ट बी इक्वल माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट टू. माइनस ए डिवाइडेड बाई रूट टू. यहां पर फेजर लेंथ a and is rotating with an angle of velocity of omega. This is 45 degrees. Okay, 45 degrees. तो ये एंगल जो है x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल है, दैट एंगल मस्ट बी 180 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज. 180 minus 45 degrees is 135. So this angle must be 135. और 135 जो है pi by 4 pi by 4 pi by 4 is 3 times pi by 4 in terms of radians. Okay, 3 times pi by 4. Okay, now x component. इसका x कंपोनेंट ये, और ये x किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू a cos ऑफ 3 pi by 4. ओके, cos ऑफ 3 pi by 4. यहां पर एक बात नोट करना है, अगर आप ये 45 लेंगे तो आपको माइनस साइन साथ में लेना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन दिखाने के लिए. लेकिन अगर आप ये एंगल लेंगे तो माइनस साइन कॉस में हिडन है, तो माइनस साइन खुद ब खुद आएगा. कॉस ऑफ 3 pi by 4 कॉस ऑफ 135 इज माइनस 1 by रूट 2. ओके, सो अगर आपने कॉस ऑफ 45 लिखा होता, आपने लिखा होता a cos 45 डिग्रीज, दैट वुड हैव बीन a डिवाइडेड बाय रूट 2. तो उस वजह से आपको माइनस साइन इंट्रोड्यूस अलग से करना पड़ता. लेकिन cos ऑफ, जब हम लिख रहे हैं a cos of 3 pi by 4, a cos of 135 degrees, cos of 135 degrees is minus 1 by root 2. So माइनस साइन खुद ब खुद आता है. Okay? So माइनस साइन आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं. अगर ये एंगल लेंगे तो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अलग से, लेकिन अगर ये एंगल लेंगे तो वो माइनस साइन हिडन है cos में. और हम यही एंगल लेंगे विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ हम एंगल लेंगे. अजान हो रही है, विल टेक अ ब्रेक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन. सो हम पोजीशन हमने ली थी, इनिशियल पोजीशन एट t इक्वल 0 पे हमने ली थी पोजीशन माइनस a डिवाइड बाय रूट 2 एंड ब्लॉक इज मूविंग लेफ्टवर्ड. तो फेजर हमने देखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए at an angle of 45 degrees यहां से with negative direction of x axis. तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis के साथ एंगल बन रहा है 3 pi डिवाइडेड बाय 4. तो पोजीशन जो है वो बन जाएगी a cos of 3 pi डिवाइडेड बाय 4 which is a minus a डिवाइडेड बाय रूट 2. सो उसके साथ फिट हो रहा है. और हमें पता है कि फेजर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x कंपोनेंट विल इंक्रीज. दैट मींस पोजीशन विल इंक्रीज. पोजीशन इंक्रीज होने का मतलब ये है कि ये लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, नेगेटिव साइड में मूव कर रहा है. सो ये इसके साथ फिट हो रहा है. सो दिस इज एट t इक्वल टू 0. दिस इज एट t इक्वल टू 0. अब एट अनदर टाइम, ओके, एट सम लेटर टाइम क्या होगा? एट सम लेटर टाइम क्या होगा?
After some time, so this is at t equal to 0. After some time, let's suppose phasor जो है वो यहां पर कहीं है. Okay, phasor at time t is somewhere here and is rotating counterclockwise. तो रिमेंबर इनिशियली टाइम t इक्वल 0 पे यहां पर है, अब टाइम t पे ये यहां पर कहीं है. सो ये एंगल इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. ये एंगल इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पहले भी देखा है कि ओमेगा टी के बराबर है एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन. सो ये एंगल ओमेगा टी और ये एंगल जो है दैट इज 3 पाई डिवाइडेड बाय 4. दैट इज 3 पाई डिवाइडेड बाय 4. मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूं यहां पर. सो दिस इज एट एनी टाइम टी. नाउ हमारा फेजर जो है दैट इज समवेयर हियर जिसकी लेंथ a के बराबर है एंड इज रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये एंगल जो सारा एंगल है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो किसके बराबर है? एक तो ये ओमेगा टी और फिर ये 3 पाई डिवाइडेड बाय 4. सो ओमेगा टी प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय 4. सो दिस एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय 4. ओके, सो एंगल है ओमेगा टी प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय 4. तो एक्स कंपोनेंट जो होगा जो यहां तक होगा विच इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट एनी टाइम टी. तो वो एक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई डिवाइडेड बाय 4. तो ये हमारी इक्वेशन होगी फॉर दिस केस, जहां पर इनिशियली ब्लॉक जो है 0 टाइम पे ब्लॉक जो है वो लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है और कहां पर है -a डिवाइड बाय √2 पे है. तो दिस इज द इक्वेशन. देखें फिर से वही 3 पाई बाय 4 ये जो फाई वैल्यू है जिसको हम फाई कहेंगे वो जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है इनिशियल कंडीशंस को मैचअप करने के लिए. इनिशियल कंडीशंस को मैचअप करने के लिए. सो इन दो एग्जांपल्स में मैंने आपको ब्लॉक की पोजीशन यहीं से दे दी और यहीं से कहा कि ब्लॉक कहां मूव कर रहा है, लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है कि राइटवर्ड मूव कर रहा है. ये दोनों चीजें मैंने यानी कि इनिशियल सिचुएशन को मैंने डिस्क्राइब कर लिया और हमने इक्वेशन देख ली कि क्या बननी चाहिए. नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं ये एंगल आपको दूंगा और एंगल से हम इनिशियल कंडीशन जो है वो डिस्क्राइब कर लेंगे. ओके, एंगल से इनिशियल कंडीशन जो है वो डिस्क्राइब कर लेंगे. चलिए वो अब देख लेते हैं. चलिए अब इक्वेशन जो है जनरल इक्वेशन जो है वो ये बन जाएगी a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. फिर हमने जो दो एग्जांपल्स देख लिए, एक पहले वाले में फाई जो है वो पाई बाई 4 के बराबर था और दूसरे वाले में पाई जो है वो 3 पाई बाई 4 के बराबर था. अब फाई का वैल्यू कुछ भी फिर हो सकता है और फाई इज व्हाट वी कॉल एज फेज कांस्टेंट or we call it initial phase. Initial. Remember ये सारा एंगल जो है that is phase. ये सारा एंगल जो है that is phase. t इक्वल 0 पे फेज किसके बराबर है? अब t इक्वल 0 तो ये 0 बन जाएगा तो वहां पर खाली 5 बच जाएगा. So initial phase, that's what we mean by initial phase. Phase क्या है? At 0 time. Okay? So 5. अब मैं 5 आपको यहीं से दूंगा. Okay? I'll give you 5. दो एग्जांपल्स हम लेंगे. मैं आपको फाई का वैल्यू जो है वो 60 डिग्रीज दे रहा है विच इज पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियंस. ओके, पाई डिवाइडेड बाय 3 रेड. अब वेयर इज द ब्लॉक? व्हाट इज ब्लॉक डूइंग एट t इक्वल टू 0? ओके, एट t इक्वल टू 0. इक्वेशन तो अब हमें पता है कि इक्वेशन बन जाएगी a cos ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3. तो इक्वेशन तो अब हमें पता है. अब हम इनिशियल सिचुएशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं. एट t इक्वल 0 हो क्या रहा है? ओके, एट t इक्वल 0 हो क्या? रिमेंबर एट t इक्वल 0 एंगल जो फेजर का होगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वो खाली फाई होगा क्योंकि ये पार्ट तो 0 के बराबर है. तो मैं फेजर डायग्राम सीधे ड्रॉ कर लूंगा. एट t इक्वल 0 हम ड्रॉ कर लेंगे
और एट इक्वल टू 0 फेजर जो है वो एंगल बनाएगा पाई बाय 3 विच इज 60 डिग्रीज. So that means it is in the first quadrant. A with this pi divided by 3. Pi divided by 3. Some of you may argue कि 60 डिग्री तो यहां से भी होगा. नहीं, वो हम -60 डिग्री लेंगे. This angle is counterclockwise. काउंटर एंगल हम पॉजिटिव लेंगे, वो एंगल क्लॉकवाइज बन जाएगा. क्लॉकवाइज एंगल हम नेगेटिव लेंगे. सो -60 पे वैसा होता है, इस साइड से होता है. नेक्स्ट एग्जांपल हम वही लेंगे, -60 लेंगे. चलिए अब एट इक्वल 0 ये तो यहां पर है. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता चलना चाहिए कि x कंपोनेंट इज पॉजिटिव. दैट मींस ब्लॉक मस्ट बी ऑन द पॉजिटिव साइड. ब्लॉक की पोजीशन जो है वो पॉजिटिव कहीं ना कहीं होनी चाहिए. अब इसका x कंपोनेंट, ये इसका x कंपोनेंट विच इज इक्वल टू a cos of pi by 3. Remember pi by 3 is 60 degrees. Cos of 60 is 1 by 2. So this is a divided by 2 plus a divided by 2. Okay, positive direction में plus a divided by 2. So where is our block then? X component positive and that means block की position positive है. That means block is on the right side of origin, equilibrium position. और कहां पर है? a divided by 2, half of the amplitude पे है. तो वो अगर मैं यहां पर ड्रॉ कर लूं, ये origin, ये यहां पर a divided by 2, so a is somewhere here. So position पता चल गई, लेकिन कहां जा रहा है? Is it going rightward or leftward? How do we know that? How we know that? Phasor is in the first quadrant. अगर first quadrant में है तो what's happening to x component? X component is decreasing. और अगर x component decrease होगा, that would mean position जो है वो decrease होगी. Position जो है वो decrease होगी. अब decrease हो रही है, that means it's coming towards the origin. अगर वहां जाता तो position increase होती, it's coming towards the origin, meaning it's moving leftward. It's moving leftward. So at t equal to 0, x is equal to a divided by 2 plus a divided by 2 and is moving towards origin, towards equilibrium, towards 0. That simply means oscillating quantity का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए. सो आपको फाई पता चल गया. आपको पता चल गया कि इनिशियली क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियली हो क्या रहा है ब्लॉक का, इनिशियली ब्लॉक कहां पर है और ब्लॉक जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इनिशियली ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का वैल्यू क्या है. सो यहां पर तो हम पोजीशन की बात करें, इट कैन बी एनीथिंग ऑसिलेटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, वोल्टेज, ईएमएफ, व्हाटएवर. सो फाई जो है, फाई अगर आपको पता होगा तो आप ये कह सकते हैं कि एट इक्वल 0, इनिशियली एट इक्वल 0 उस ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का वैल्यू क्या है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, उस करंट का वैल्यू क्या है, उस ईएमएफ का वैल्यू क्या है, उस वोल्टेज का वैल्यू क्या है, और उसका हो क्या रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो भी हमें पता चल जाएगा. पॉजिटिव साइड से इंक्रीज हो रहा है कि नेगेटिव साइड से इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव साइड से डिक्रीज हो रहा है कि नेगेटिव साइड से डिक्रीज होगा, तो सब कुछ हमें पता चल रहा है. सो फाई जो है वो इनिशियल कंडीशन को यहां पर डिस्क्राइब कर रहा है, यू कैन सी. और एक एग्जांपल हम लेंगे, -60 हम लेंगे. ओके, -60. तो minus now. Negative angle means clockwise, simply clockwise. तो 0 टाइम पे क्या हो रहा है? पहली बात कि फेजर जो है दैट्स इन द फोर्थ क्वार्टर, -60 डिग्री पे, somewhere here. इसकी लेंथ a and rotates counterclockwise, लेंथ a. और ये एंगल जो है, क्लॉकवाइज एंगल जो है वो π/3 के बराबर है. अब क्लॉकवाइज मैंने दिखाया तो माइनस में नहीं दिखा रहा हूं.
अब इसका x कंपोनेंट, ये x जो होगा दैट विल बी a cos ऑफ माइनस पाई बाई थ्री, रिमेंबर क्लॉकवाइज एंगल है तो माइनस पाई बाई थ्री। अब cos जो है दैट इज एन इवन फंक्शन, cos of 60 degrees is same as cos of minus 60 degrees, cos of minus 60 is same as cos of 60, cos of minus theta is equal to cos of theta, it is an even function। तो वहां पर एंगल में माइनस साइन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो cos of 60 हमें पता है 1/2 के बराबर है, सो दिस इज गोइंग टू बी a डिवाइडेड बाई 2। सो ब्लॉक की पोजीशन फिर से a डिवाइडेड बाई 2, पॉजिटिव a डिवाइडेड बाई 2, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फिर से ब्लॉक यहीं पर है। सो ब्लॉक फिर से यहीं पर है at t equal to 0। लेकिन फेजर जो है दैट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। व्हाट हैपेंस टू x कंपोनेंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट? x कंपोनेंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजेस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजेस, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में इट इंक्रीजेस। सो पोजीशन मस्ट इंक्रीज, इंक्रीज होने का मतलब ये राइटवर्ड जा रहा है, सो इट्स गोइंग राइटवर्ड। सो एट t equal to 0, at t equal to 0, position of the block is plus a by 2 and is moving rightward, and is moving rightward। That means oscillating quantity का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो फेज कांस्टेंट आपको पता चल गया या इनिशियल फेज आपको पता चल गया, तो इनिशियली हो क्या रहा है ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का वो आपको पता चल रहा है। फेज एंगल अगर फेज कांस्टेंट अगर माइनस पाई बाई 3 के बराबर है, देन ऑसिलेटिंग क्वांटिटी जो है दैट इज पॉजिटिव हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड इज इंक्रीजिंग। राइटवर्ड मूव करने का मतलब, यहां पर राइटवर्ड मूव करने का मतलब इज इंक्रीजिंग, ओके, इज इंक्रीजिंग। सो phi phase constant describes the initial condition of the oscillating quantity। अब हम सेम phi को यूज कर लेंगे एज फेज डिफरेंस। विल कंपेयर द टू क्वांटिटीज व्हिच आर ऑसिलेटिंग, ओके, विल कंपेयर द टू क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज हो सकती हैं, इसी ब्लॉक की पोजीशन और इसी ब्लॉक की वेलोसिटी, इसी ब्लॉक की वेलोसिटी और इसी ब्लॉक की एक्सेलरेशन, इसी ब्लॉक की पोजीशन और इसी ब्लॉक की एक्सेलरेशन। एक साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, दूसरे साइड से मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, आप उनका कंपैरिजन देख सकते हैं। करंट और वोल्टेज ऑसिलेट कर रहे हैं, आप उनका कंपैरिजन देख सकते हैं। सो फिर से एज एन एग्जांपल हम पोजीशन को ही कंटिन्यू कर लेंगे एज एन एग्जांपल, बिकॉज़ वी कैन विजुअलाइज दिस थिंग, दैट इज द ओनली रीजन। सो एज एन एग्जांपल हम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे और देखेंगे कि फेज डिफरेंस नाउ, फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस हमें क्या दे रहा है। Okay, we'll be talking about phase difference। जो हमारी स्टडी के लिए करंट और वोल्टेज की स्टडी एसी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स लूंगा, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स लूंगा। स्प्रिंग सेम, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम, ब्लॉक का मास जो है वो भी मैं सेम लूंगा। सो सेम स्प्रिंग मैं ले रहा हूं और सेम ब्लॉक हम ले रहे हैं। ऑरिजिन दिस इज नंबर 2, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट सेम ब्लॉक है, तो इसका मतलब होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होगी। रिमेंबर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है दैट अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m। सो k डिवाइडेड बाय m, k डिवाइडेड बाय m दोनों के लिए सेम। अब लेट्स सपोज फर्स्ट वन जो है वो यहां से
यहां के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, +A1 और -A1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। और सेकंड वन जो है वो +A2 और -A2 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। सो एम्पलीट्यूड हम दोनों का डिफरेंट ले रहे हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। ओके, एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज सेम। ओमेगा इज इक्वल रूट डिवाइडेड बाय k/l। ओके, फर्स्ट वन के लिए सिंपलिसिटी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, ओके, हम क्या कर लेंगे, हम ब्लॉक की पोजीशन जो है वो पॉजिटिव मैक्सिमम लेंगे एट 0 टाइम। ओके, एट 0 टाइम ब्लॉक की पोजीशन जो है वो मैक्सिमम लेंगे। फ्रॉम आवर प्रीवियस आर्ग्यूमेंट वी मस्ट गेस कि फेज कांस्टेंट phi 0 होना चाहिए उसके लिए। पॉजिटिव मैक्सिमम मीनिंग फेजर जो होगा दैट मस्ट बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो इसका फेज कांस्टेंट जो है वो 0 होगा। वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन डिफरेंस इन द फेज। ओके, अलग अलग क्या है फेज, इनका फेज कांस्टेंट, इसका क्या है, इसका क्या, अलग अलग, वी डोंट केयर। ऑल दैट मैटर्स इज कि फेज डिफरेंस क्या है। तो इफ दैट इज ऑल दैट मैटर्स कि डिफरेंस क्या है, we will make it simple, हम इसका 0 लेते हैं फिर इसका कुछ लेते हैं। Let's suppose this one is somewhere here at 0 time, randomly कहीं पर भी हो सकता है। तो पहले वाले के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहले वाले के लिए इक्वेशन बन जाएगी x1 पोजीशन ऑफ 1 ब्लॉक 1 इज इक्वल टू उसका एम्पलीट्यूड A1, ओके, उसका एम्पलीट्यूड A1 cos ऑफ ओमेगा सेम, ऑब्वियसली टाइम भी सेम है, फेज कांस्टेंट 0 तो कोई +phi नहीं। दूसरे की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x2 इज इक्वल टू A2 उसका एम्पलीट्यूड है इनटू cos ऑफ ओमेगा तो सेम है, सो ओमेगा t पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें phi है, इट डजंट स्टार्ट विद पॉजिटिव मैक्सिमम, समवेयर हियर एल्स। इसका फेज ओमेगा t, इसका फेज ओमेगा t +phi, सो व्हाट इज फेज डिफरेंस, ये phi is the phase difference. Okay, phase difference is phi. Okay, now अब इस phase difference का मतलब क्या है, okay, इस phase difference का मतलब क्या है वो हम देख लेंगे। Again we'll take a few examples और examples से हम understand करने की कोशिश कर लेंगे। Example, पहली example जो मैं लूंगा, the simplest possible case, phi is equal to 0. Simplest, phi is equal to 0. दैट मीन्स इन दो के बीच में कोई फेज डिफरेंस है नहीं, उसको हम कहेंगे दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज। फेज डिफरेंस नहीं होने का मतलब वी कॉल दैट इन फेज, दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज। अब उसका मतलब क्या है, दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। ओके, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हम फेजर डायग्राम से समझ लेंगे इसका मतलब क्या है। सो फेजर डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। सेम फेजर डायग्राम में मैं दोनों फेजर्स को ड्रॉ कर लूंगा। जीरो टाइम पे पहले, ओके, पहले 0 टाइम पे फेजर 1, 0 टाइम पे इट विल बी अलोंग x एक्सिस, 0 टाइम पे एंगल 0 बन जाएगा। ओके, इट विल बी अलोंग x एक्सिस। एंड इसकी लेंथ जो है वो A1, एम्पलीट्यूड A1 तो लेंथ A1। ये पहले वाले का फेजर। दूसरे वाले का फेजर जो होगा इनिशियली 0 टाइम पे, 0 टाइम phi भी 0 के बराबर है तो फिर से ये सारा एंगल 0 बन जाएगा, दैट मींस फेजर इज अगेन अलोंग x एक्सिस, लेकिन एम्पलीट्यूड A2 के बराबर है और A2 हमने ज्यादा लिया है A1 के कंपैरिजन में। सो दूसरा फेजर जो होगा दोनों जो है ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी लेंथ जो है वो A2 के बराबर। अब दोनों जो है वो रोटेट कर लेंगे काउंटर क्लॉकवाइज with an angular velocity equal to angular frequency, numerically equal to angular frequency। दोनों की angular frequency सेम है ओमेगा, दोनों की angular frequency सेम ओमेगा। सो दोनों की angular velocity सेम होगी। अब दोनों की angular velocity सेम होगी तो that would mean ये यहां पर एक साथ है तो आगे भी हमेशा एक साथ रहेंगे,
क्योंकि दोनों जो है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। तो ये हर बार जो है एक साथ होंगे। ऑफ कोर्स लेंथ उनकी डिफरेंट है, लेकिन हर बार एक साथ होंगे। ओके, हर बार एक साथ होंगे। अब हर बार एक साथ होने का क्या मतलब होगा? जीरो टाइम से स्टार्ट करते हैं। जीरो टाइम पे एक्स कंपोनेंट, रिमेंबर एक्स कंपोनेंट हमें क्या देता है? वो हमें ब्लॉक की पोजीशन देगा। ओके, वो हमें ब्लॉक की पोजीशन देगा along x एक्सिस। तो दोनों x कंपोनेंट जो होंगे वो पॉजिटिव मैक्सिमम होंगे along x एक्सिस। तो x कंपोनेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ। तो x1 जो है वो a1 के बराबर होगा और x2 जो है वो a2 के बराबर होगा। तो ब्लॉक जो है एट जीरो टाइम, उसका तो हमने पहले ही कहा था कि प्लस a1 पे है, ये प्लस a2 पे होगा। So that means the two oscillating quantities, यहां पर two positions या दो blocks, they are at their respective positive maximas, respective अलग अलग maximum है उनका। कभी सेम भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम हो। So they are at their respective positive maximas, respective positive, ये अपने maximum पे, ये अपने maximum पे, they are at their respective positive maximas, simultaneously at their respective positive maximas। Okay. अब फर्दर क्या होगा? दे विल एंटर इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट, एक साथ सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं होंगे। सपोज A1 एंड A2 भी इसी के साथ होगा, A1 एंड A2। तो दोनों साइमल्टेनियसली जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के थ्रू जा रहे हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट डिक्रीजेस, सो पोजीशन विल डिक्रीज। पोजीशन डिक्रीज होने का मतलब है कि ये मूव कर लेंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये भी मूव कर लेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। सो बोथ ऑफ देम आर एट देयर रेस्पेक्टिव पॉजिटिव मैक्सिमा साइमल्टेनियसली एंड आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली। ओके, दे आर बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। ये भी जीरो की तरफ आ रहा है, ये भी जीरो की तरफ आ रहा है। कुछ देर के बाद, सिंस ये हमेशा एक साथ हैं, तो कुछ देर के बाद क्या होगा? दोनों जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, A1 और A2। अब दोनों y एक्सिस के अलॉन्ग है, दैट मींस दोनों का x कंपोनेंट जीरो के बराबर होगा, x कंपोनेंट। तो दोनों ब्लॉक्स की पोजीशन जीरो के बराबर होगी। तो ये ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम पे आ गए, ये ब्लॉक भी अपने इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि ये तो ओरिजिन के नजदीक ही है तो ये पहले ओरिजिन पे पहुंच जाएगा, ये बाद में ओरिजिन पे पहुंच जाएगा, नहीं। What happens is दोनों जो है they reach their equilibria simultaneously, they reach their respective equilibria simultaneously. Remember, they were at their positive maxima simultaneously, they move towards the equilibrium simultaneously, they reach their positive maximas simultaneously. Okay, they reach the equilibria simultaneously, their respective equilibria simultaneously. उसके बाद क्या होगा? Phasors will enter into the second quadrant. Second quadrant में x component का क्या होता है? That increases but in the negative direction. That increases in the negative direction. So blocks in position will increase in the negative. So both of them are moving on the negative side simultaneously. Okay, both of them are moving away from the equilibrium position. और कुछ देर के बाद they will be along x axis simultaneously. Along x axis simultaneously, negative x axis simultaneously. Negative x axis, तो ये A1 और ये A2, A1 और A2, तो दोनों का x कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा। दोनों का x कंपोनेंट नेगेटिव मैक्सिमम, तो दोनों की पोजीशन जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम होगी। ये वाला अपने मैक्सिमम पे होगा नेगेटिव साइड में -A1, ये वाला अपने मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा। सो बोथ ऑफ देम रीच देयर नेगेटिव मैक्सिमा साइमल्टेनियसली, they were at their positive maximas simultaneously, they move towards equilibria simultaneously, they move on the negative side simultaneously, they reach their negative maxima simultaneously. उसके बाद क्या होगा? They will enter into the third quadrant. Third quadrant में क्या होगा? X component decreases on the negative side, so position will decrease on the negative side. So blocks जो है वो वापस आएंगे towards the equilibrium. Blocks वापस आएंगे towards the equilibrium. दोनों एक साथ वापस आएंगे towards the equilibrium. कुछ देर के बाद क्या होगा? दोनों फेजर्स जो होंगे, दोनों फेजर्स होंगे along negative direction of y axis, तो x कंपोनेंट दोनों का जीरो होगा।
एक्स कंपोनेंट दोनों का साइमल्टेनियसली जीरो बन जाएगा, दैट मींस पोजीशन दोनों की साइमल्टेनियसली जीरो बन जाएगी. सो दे अगेन रीच देयर इक्विलिब्रिया साइमल्टेनियसली. They again reach their equilibrium simultaneously. फिर क्या होगा? They will enter into the fourth quadrant. If they enter into the fourth quadrant, okay, if they enter into the fourth quadrant, what happens in the fourth quadrant? X component जो है वो increase हो रहा on the positive side. So position will increase on the positive side. That means blocks will move on the positive side of the origin. Blocks will move away from the origin. On the ये यहां से मूव कर लेगा, ये यहां से मूव कर लेगा, ताकि इनकी पोजीशन इंक्रीज हो जाए, इसकी पोजीशन इंक्रीज हो जाए, और कुछ देर के बाद दे विल रीच द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस साइमल्टेनियसली, हमेशा एक साथ. जब वो एक्स एक्सिस पे साइमल्टेनियसली पहुंच जाएंगे तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम साइमल्टेनियसली बन जाएगा. तो पोजीशन जो है वो साइमल्टेनियसली पॉजिटिव मैक्सिमम. सो दे रीच देयर पॉजिटिव मैक्सिमा साइमल्टेनियसली. They started from positive maxima simultaneously. They reached their equilibria simultaneously. They reached their negative maxima simultaneously. They return back to equilibria simultaneously. They go back to positive maxima simultaneously. So it's like this. It's like this. अगर हमारे पास दो oscillators हैं, ये यहाँ पर maximum positive maximum, यहाँ पर negative maximum, they are oscillating like this in unison. They are oscillating in unison. Okay, they are oscillating like this. अब यहाँ पर मैं amplitude same ले रहा हूँ, otherwise it will be difficult for me to show you. So they are moving simultaneously. Okay, they are oscillating simultaneously in unison. Okay, they reach their positive maxima simultaneously. They reach their equilibria simultaneously. They reach their negative maxima simultaneously. Back to equilibria simultaneously. Back to positive maxima simultaneously. The process will continue and continue and continue. Okay, the process is going to continue. Okay, my daughter is there. Excuse me. Okay, I'm back. So, phi equal to 0 phase difference की हम बात कर रहे थे. तो हमने देखा कि उसमें दो ब्लॉक जो हैं, they will be oscillating in unison. पॉजिटिव मैक्सिमास पे साइमल्टेनियसली, जीरो पे साइमल्टेनियसली, नेगेटिव मैक्सिमास पे साइमल्टेनियसली, वापस जीरो पे साइमल्टेनियसली, वापस पॉजिटिव मैक्सिमम पे साइमल्टेनियसली. दे आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस. चलिए अब और एक एग्जांपल लेते हैं. दिस इज व्हाट वी मीन बाय दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज. सो इन फेज का मतलब होगा कि दो के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो जीरो के बराबर. अब अगर हम फेज डिफरेंस लेंगे 180 डिग्रीज, यानी कि पाई रेडियंस, पाई रेडियंस. सो फाई जो है वो पाई के बराबर है ना. इसका क्या मतलब होगा वो जरा देख लेते हैं. फेजर डायग्राम से हम देखेंगे. फेजर डायग्राम में फिर से यहां पर ड्रॉ कर लूंगा. ये फेजर डायग्राम जीरो टाइम पे, पहले जीरो टाइम पे ये एंगल जीरो के बराबर है, तो फेजर 1 जो होगा दैट विल बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ये फेजर 1, लेंथ a1, रोटेटिंग विद एन एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा. अब दूसरा फेजर जो है उसका इनिशियल एंगल जो होगा वो क्या होगा. अब t इक्वल 0, ये तो 0 है तो खाली फाई बच गया, और फाई जो है वो पाई के बराबर है, 180 के बराबर है. दैट मींस दूसरा फेजर जो होगा दैट विल बी अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सो a2 इज हियर, और ये भी रोटेट कर रहा है विद सेम एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा. एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है. सो दोनों एक साथ रोटेट कर लेंगे विद द सेम एंगल ऑफ वेलोसिटी, तो दोनों हमेशा रहेंगे अपोजिट टू ईच अदर. दे विल बी रोटेटिंग लाइक दिस. सो हमेशा दोनों अपोजिट होंगे. दोनों अपोजिट हैं, यहां पर भी दोनों अपोजिट, यहां पर भी दोनों अपोजिट, यहां पर भी दोनों अपोजिट, यहां पर भी दोनों अपोजिट. अपोजिट डायरेक्शंस हर बार रहेंगे दोनों एग्जैक्टली अपोजिट. सो इनके बीच में फेज डिफरेंस इज पाई. ओके, इनके बीच में फेज डिफरेंस इज पाई. ओके, मीनिंग के इनके दो फेजर्स के बीच में एंगल पाई के बराबर है. इससे पहले जीरो हमने लिया था तो दो के बीच में एंगल जीरो था, दो एक साथ थे.
अब फेज डिफरेंस पाई के बराबर है, तो दो फेजर्स के बीच में एंगल जो है वो पाई के बराबर है। अब जीरो टाइम पे ये ब्लॉक्स कहां पर है? नाउ लेट्स सी कि इसका मतलब क्या है, इसको इसके साथ अब रिलेट कर लेते हैं। A1 जो है, फेजर 1 जो है, दैट इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम है। तो पहला ब्लॉक जो है वो यहां पर है प्लस A1 पे, वो तो वैसे हमने लिया ही था वहां पर प्लस A1 पे, जीरो टाइम की बात चल रही है। और दूसरा फेजर जो है दैट इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो उसका x कंपोनेंट नेगेटिव मैक्सिमम है। तो दैट मींस दूसरे की पोजीशन जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम पे है, तो दूसरा ब्लॉक जो है वो यहां से स्टार्ट कर रहा है। So block 1 is moving starting from positive maximum, block 2 is starting from negative maximum. So एक oscillating quantity का वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम है और दूसरी oscillating quantity का वैल्यू जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम पे है। So अगर एक यहां पर है पॉजिटिव मैक्सिमम पे तो दूसरा नीचे है नेगेटिव मैक्सिमम पे। अब जब ये रोटेट कर लेंगे तो होगा क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर होके इसका x कंपोनेंट डिक्रीज होगा तो इसकी पोजीशन डिक्रीज होगी, मीनिंग इट विल मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो इसका भी x कंपोनेंट डिक्रीज होगा लेकिन नेगेटिव साइड में, तो इसकी पोजीशन नेगेटिव साइड से डिक्रीज हो जाएगी, तो वो वहां पॉजिटिव मैक्सिमम से ओरिजिन की तरफ आएगा, ये नेगेटिव मैक्सिमम से ओरिजिन की तरफ आएगा। तो ये यहां पर था पॉजिटिव मैक्सिमम, ये नेगेटिव मैक्सिमम पे था, ये आ रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये यहां से आ रहा है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, अब कुछ देर के बाद पहला फेजर जो है वो यहां पर होगा, अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, और दूसरा फेजर जो है इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ओके, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो इसका भी x कंपोनेंट जीरो, इसका भी x कंपोनेंट जीरो, दैट मींस ये भी ओरिजिन पे, ये भी ओरिजिन पे, साइमल्टेनियसली एट द ओरिजिन। ऐसा तो इन फेज वाले में भी हुआ था, जीरो फेज डिफरेंस वाले में भी हुआ था, लेकिन एक फर्क था, यहां पर दिस इज मूविंग लेफ्टवर्ड, इट्स एट द ओरिजिन एंड इज मूविंग लेफ्टवर्ड, दिस इज एट द ओरिजिन बट इज मूविंग राइटवर्ड। वहां पर दोनों लेफ्टवर्ड मूव कर रहे थे या फिर दोनों राइटवर्ड मूव कर रहे थे, यहां पर ऐसा नहीं है। So one starts from positive maximum, the other starts from negative maximum. Both of them move towards the equilibrium. Both of them reach to their equilibrium simultaneously, but one is moving leftward, the other is moving rightward. एक नेगेटिव साइड की तरफ जाने वाला है और दूसरा जो है पॉजिटिव साइड की तरफ जाने वाला है। ओके, अब ये एंटर होगा इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका x कंपोनेंट इंक्रीज होगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसकी पोजीशन इंक्रीज होगी ऑन द नेगेटिव साइड। और ये एंटर होगा इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका x कंपोनेंट इंक्रीज होगा इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसकी पोजीशन इंक्रीज होगी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव साइड से मूव कर रहा है, अब ये भी अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, ये भी अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, लेकिन ये ऑन द नेगेटिव साइड, ये ऑन द पॉजिटिव साइड। अब कुछ देर के बाद क्या होगा, ये अब कुछ देर के बाद यहां पर पहुंच जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और A2 जो है वो यहां पर पहुंच जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इसका x कंपोनेंट नेगेटिव मैक्सिमम, तो इसकी पोजीशन नेगेटिव मैक्सिमम, इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम, तो इसकी पोजीशन पॉजिटिव मैक्सिमम। तो ये पहुंच गया नेगेटिव मैक्सिमम पे, ये पहुंच गया पॉजिटिव मैक्सिमम पे। रिमेंबर ऐसे शुरुआत की थी, एक था आपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे, दूसरा था नेगेटिव मैक्सिमम पे, ऐसे मूव कर रहे हैं, they reach their equilibrium simultaneously. Now this one reaches to positive maximum and this one reaches to negative maximum simultaneously. अब फिर जाके ये एंटर कर लेगा into the third quadrant, तो इसका x कंपोनेंट डिक्रीज होगा, ये मूव कर लेगा into the second quadrant, इसका x कंपोनेंट डिक्रीज होगा, लेकिन एक पॉजिटिव साइड से दूसरा नेगेटिव साइड से, we can move on like this. So in short oscillations जो हो रही है वो ऐसे हो रही है, पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम, they are going like this, they are going like this. इसको हम कहते हैं कि they are oscillating out of phase. Okay, we call it out of phase. They are oscillating out of phase. So phi equal to pi radians का मतलब होगा, एक जो होगा वो पॉजिटिव मैक्सिमम पे होगा, दूसरा नेगेटिव मैक्सिमम पे होगा। जब पहला वाला नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, दूसरा वाला पॉजिटिव मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। So they are oscillating out of phase. They are oscillating out of phase. This is what we mean by a phase difference of pi. A phase difference of pi.
अच्छा, इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर लेंगे, इन दोनों का ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर लेंगे, x1 x2 टाइम t, x1 ने पॉजिटिव मैक्सिमम से शुरुआत की थी, समथिंग लाइक दिस, पॉजिटिव मैक्सिमम से फिर जीरो की तरफ, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर वापस एंड सो ऑन। दूसरा वाला जो है वो स्टार्ट कर रहा नेगेटिव मैक्सिमम से, like this. पहला वाला पॉजिटिव मैक्सिमम पे, दूसरा वाला नेगेटिव मैक्सिमम पे। पहला वाला नीचे आ रहा है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, ये भी वापस आ रहा है टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम पे साइमल्टेनियसली, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा जो है वो पॉजिटिव मैक्सिमम पे आ गया, पहला जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम पे आ गया, वापस आ रहा है, ये भी यहां से वापस आ रहा है इक्विलिब्रियम पे दोनों। अब ये पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ, ये नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ, एंड द प्रोसेस गोज ऑन, एंड द प्रोसेस गोज ऑन। सो ये हुआ पाई। सो जीरो फेज डिफरेंस और पाई फेज डिफरेंस, जीरो को हम कहते हैं इन फेज और पाई को हम कहते हैं आउट ऑफ फेज। अब बीच वाला कोई एंगल एक लेते हैं, लास्ट वन, एंड देन दिस सेशन विल बी ओवर। A pretty long session, I'm tired. Phi equal to pi by 2 लेते हैं, ओके, phi equal to pi by 2 लेते हैं। लेट्स सी इसका मतलब क्या है। सो फिर से मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा। पहले वाले का फेजर जो है जीरो एंगल जीरो टाइम पे, तो इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, a1 एंगल जीरो होगा तो अलोंग एक्स एक्सिस। यहां पर एंगल जो है जीरो टाइम पे वो पाई बाय 2 होगा, ये तो जीरो, जीरो प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 2 इज 90। सो दूसरा वाला जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो यहां पर दिस इज a2। अगर माइनस पाई बाय 2 होता तो यहां से अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ पाई एक्सिस होता। सो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू। अगेन जो फेज डिफरेंस है दो के बीच में, वही एंगल है दो फेजर्स के बीच में, पाई बाय 2। सो द सिचुएशन इज लाइक दिस। और दोनों जो है वो सेम एंगल ऑफ वेलोसिटी से रोटेट कर लेंगे, तो इनके बीच में एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। सो इनके बीच में गैप जो है वो हमेशा सेम रहेगी। सो दे विल रोटेट लाइक दिस। सो काउंटर क्लॉकवाइज विद ओमेगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज विद ओमेगा। नाउ लेट्स सी कि ऑसिलेशंस कैसे होंगी। इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव मैक्सिमम। So block will start from positive maximum as usual, वो तो हमने पहले लिया था सिंपलिसिटी के लिए। इसका x कंपोनेंट जो है वो जीरो के बराबर, तो इसकी पोजीशन जीरो है। So at zero time it is here. At zero time this one is at its positive maximum, and at zero time this one is at its equilibrium. अब equilibrium पे है, is it going rightward or leftward? Rightward or leftward? I'll give you 5 seconds to think about this. Rightward or leftward? 4, 3, 2, 1, 0. Your time is up. Okay. So यहां पर ये एंटर होगा into the second quadrant. और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, तो दिस इज मूविंग इन द नेगेटिव एट ओरिजिन एंड मूविंग लेफ्टवर्ड। दिस इज एट पॉजिटिव मैक्सिमम। अब पॉजिटिव मैक्सिमम पे तो एक ही ऑप्शन है कि इसे वापस आना पड़ेगा, लेफ्टवर्ड मूव करना पड़ेगा। सो दिस वन इज एट इट्स पॉजिटिव मैक्सिमम, दिस वन इज एट इट्स इक्विलिब्रियम। ये एंटर होगा इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट डिक्रीज होता है, तो इसकी पोजीशन डिक्रीज होगी, सो इट्स मूविंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। ये एंटर कर लेगा इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट इंक्रीजेस ऑन द नेगेटिव साइड, तो इसकी पोजीशन इंक्रीज होगी ऑन द नेगेटिव साइड। कुछ देर के बाद ये आएगा अलोंग एक्स एक्सिस a1, और दूसरा वाला होगा यहां पर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस a2।
तो 1 का x कंपोनेंट 0 होगा तो 1 की पोजीशन 0 होगी, तो यहां से ये 0 पे अब आ गया है। सेकंड का x कंपोनेंट मैक्सिमम नेगेटिव होगा तो सेकंड की पोजीशन यहां पर होगी नेगेटिव मैक्सिमम पे। सो इसने पॉजिटिव मैक्सिमम से शुरुआत की थी, इसने ओरिजिन से, ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे, ये ओरिजिन पे, ये ओरिजिन पे आ गया, ये नेगेटिव मैक्सिमम पे चला गया। ओके, नेगेटिव मैक्सिमम पे। अब दिस वन विल एंटर A1, पहला वाला विल एंटर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका x कंपोनेंट विल इंक्रीज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन, इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसकी पोजीशन विल इंक्रीज ऑन द नेगेटिव साइड। और ये एंटर कर लेगा इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पर x कंपोनेंट डिक्रीज होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसकी पोजीशन डिक्रीज होगी नेगेटिव डायरेक्शन में। कुछ देर के बाद ये होगा अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस A1, और दूसरा वाला होगा अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस A2। तो इसका x कंपोनेंट मैक्सिमम नेगेटिव, तो इसकी पोजीशन मैक्सिमम नेगेटिव। इसका x कंपोनेंट 0, तो ये वापस 0 पे आ गया। सो ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे था, ये 0 पे था इक्विलिब्रियम पे, ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, ये नेगेटिव मैक्सिमम पे, ये यहां आ गया नेगेटिव मैक्सिमम पे, ये वापस 0 पे आ गया, फिर ये वापस 0 पे आएगा, ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे आएगा, फिर ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे आएगा, ये 0 पे आएगा। सो इट गोज लाइक दिस, पहला वाला पॉजिटिव मैक्सिमम, दूसरा वाला इक्विलिब्रियम। This one comes towards the equilibrium, this one goes towards the negative maximum. Equilibrium, negative maximum. Then equilibrium, negative maximum. 0, positive maximum. Positive maximum, 0. 0, negative maximum. So it goes like this. Okay, it goes like this. So there is a phase difference of pi by 2. एक पॉजिटिव मैक्सिमम पे, दूसरा इक्विलिब्रियम पे, एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, दूसरा नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच गया, एक नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच गया, दूसरा पॉजिटिव 0 पे आ गया, एक वापस 0 पे आ गया, दूसरा पॉजिटिव मैक्सिमम पे चला गया। So it goes like this. So there is a phase difference of pi by 2. आगे कौन भाग रहा है? आगे 2 वाला भाग रहा है। So we say that 2 is ahead of 1 by a phase of pi by 2, by a phase of pi by 2. Okay? इसका ग्राफ हम देख लेते हैं कि कैसा होगा। x1 x2 with time, पहला वाला तो कुछ ऐसे है, second one started from the origin and went in the negative direction. पॉजिटिव मैक्सिमम ब्लू वाला 0 पे, ये ब्लैक वाला 0 पे, ये नेगेटिव मैक्सिमम पे, ब्लैक वाला नेगेटिव मैक्सिमम पे, ये 0 पे, ब्लैक वाला 0 पे, ब्लू वाला पॉजिटिव मैक्सिमम पे, ब्लैक वाला पॉजिटिव मैक्सिमम पे, ब्लू वाला 0 पे, ब्लैक वाला 0 पे, ये वापस नेगेटिव मैक्सिमम पे। सो द प्रोसेस विल गो ऑन लाइक दिस। ओके, प्रोसेस विल गो ऑन लाइक दिस। माइनस पाई बाई 2 मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ओके, माइनस पाई बाई 2 जरा विजुलाइज कर लें कि उसमें क्या होगा, कौन कहां पर होगा। ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे होगा, ये ओरिजिन पे होगा, ये यहां आएगा, लेकिन ये अब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। सो ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे होगा। सो वो एक फर्क होगा। और अगर ये माइनस पाई बाई 2 होगा तो उस केस में हम कहेंगे कि 2 इज लैगिंग बिहाइंड। उस टाइम हम ये नहीं कहेंगे कि इज अहेड, उस टाइम हम कहेंगे इज लैगिंग बिहाइंड 1 बाय फेज ऑफ पाई बाई 2। इज दैट फाइन? आई होप कि फेज कांस्टेंट क्या होता है समझ में आया होगा, फेज डिफरेंस क्या होता है, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फेज डिफरेंस क्या होता है वो समझ में आया होगा। सो लेट्स होप एवरीथिंग वेंट ऑन नाइसली। रिवाइंड कर लें, फिर से देख लें, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें करंट और वोल्टेजेस में इसको यूज करना होगा। ओके, चलिए, दैट विल डू फॉर दिस सेशन। काफी लंबा सेशन था। आई एम डेड मैन। ओके, अल्लाह हाफिज़।